हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फेजर। देन वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट फेजर्स इन फेजर डायग्राम। Then we'll discuss various phasor diagrams for different AC circuits. And at the end of this video, we will discuss necessity of phasors for AC circuits. कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है। और आगे बढ़ने के पहले एक नेक काम, तो चलिए शुरू करते हैं। A phasor is a rotating vector representing a quantity such as alternating current or voltage that varies sinusoidally with time. The phasor of AC is a vector with length equal to peak value of alternating current, making some angle omega t with positive x-axis. This angle is called phase angle. As time increases, phase angle increases and phasor rotates in anti-clockwise sense as shown on your screen. चलिए इसे आसानी से समझते एक स्केच की मदद से। ये AC का साइन वेव है जिसका एम्पलीट्यूड I0 है। इसके ठीक बाजू में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस इक्वल टू I0 रहेगा और रेफरेंस के लिए XY एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। शुरुआत में जब t इक्वल टू 0 रहेगा तब फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वुड बी 0। तो इस डायग्राम के ऊपर में जीरो फेज किस तरह से शो करेगा, चलिए देखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से सर्कल की तरफ ड्रॉ करिए। सर्कल को ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ एक रेडियस ड्रॉ करिए। ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट फेज एंगल इज 0। कुछ समय पश्चात AC का नया वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर एक नया रेडियस ड्रॉ करिए। नाउ दिस न्यू रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये थीटा एंगल को हम इस वक्त का फेज कहेंगे। जैसे समय बढ़ेगा फेज एंगल भी बढ़ने लगेगा। एट दिस पॉइंट फेज एंगल हमें 90 डिग्री मिल रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है फेज एंगल भी बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं AC का वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फेज एंगल निरंतर बढ़ते जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जहाँ पर AC का वैल्यू वापस से 0 मिल गया, उस वक्त यहाँ लाइन आपको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि पहला पॉइंट आपको छोड़ देना है क्योंकि वो आपने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था इस साइकिल में। कोई भी पॉइंट एक साइकिल में रिपीट नहीं होगा, तो अब आपको इस पॉइंट को चुनना पड़ेगा। ये न्यू रेडियस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, अर्थात पाई रेडियन। तो यहाँ पर फेज हो गया पाई रेडियन का। जैसे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे और आप इस पोजीशन पर आएंगे मैक्सिमम वैल्यू पर, इस वक्त में एंगल बन रहा है 270 डिग्री अर्थात 3π/2 का। फिर से सर्कल कंप्लीट होने के बाद आप वापस उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से आपने शुरुआत किया था। इसका मतलब आप फेज 2π रेडियन है। इस प्रकार से हर साइकिल के बाद 4π, 6π, 8π, इस प्रकार से आपका फेज एंगल आगे बढ़ते जाएगा और सिमिलर वेव पैटर्न आपको मिलते जाएगा। वेव पैटर्न भले ही सेम हो, उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, लेकिन याद रखिए हर पॉइंट के लिए आपका नया फेज एंगल है, डिफरेंट फेज एंगल है। इसीलिए फेज आपको AC के सभी पैरामीटर्स की एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बताता है। द फेजर फॉर अल्टरनेटिंग EMF and alternating current are inclined to horizontal axis at an angle omega t or omega t plus alpha and rotates in anti-clockwise direction. The length of the arrow represents maximum value of the quantity, that is I0 or E0. In the phasor diagram, the projection of vector on fixed axis gives instantaneous value of alternating current and alternating EMF. In sine form,
द प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फेजर डायग्राम फॉर करंट। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। यदि हम इसी को कोसाइन फॉर्म में लेते हैं और फेजर डायग्राम में वो शो करना चाहते हैं, तो आप इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो आपको यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC मिलेगा। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट और EMF को एक ही फेजर डायग्राम में ड्रॉ करें, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF कहते हैं। जब AC रेजिस्टिव सर्किट में से पास होता है तो फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों ही वेक्टर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर मेकिंग सेम एंगल ओमेगा टी विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड अल्टरनेटिंग EMF इज -π/2. In phasor diagram, this situation is described as shown on your screen. फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्टरनेटिंग EMF ओमेगा टी फेज बना रहा है, तो I0 का फेज ओमेगा टी -π/2 है। X के साथ इसका एंगल ओमेगा टी -π/2 बनेगा, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंड Y एक्सिस पर इनका प्रोजेक्शन बताएगा इनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड अल्टरनेटिंग EMF इज π/2। दिस इज पॉजिटिव एंगल, तो हमें ओमेगा टी के बाद +π/2 करना होगा। ये सिचुएशन फेजर डायग्राम में इस प्रकार से शो की जाएगी और वापस इनका प्रोजेक्शन Y एक्सिस पर इनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू दर्शाता है। AC सर्किट के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स रेजिस्टिव होते हैं, तो कुछ नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट होते हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ LCR सर्किट का। जब इसमें से करंट पास होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी सेम। जैसा आपके पास है वैसा का वैसे ही रहेगा, करंट के साथ इन फेज रहेगा। लेकिन जब वो इंडक्टर या कैपेसिटर में से जाएगा तो उनका फेज चेंज हो जाता है कुछ इस प्रकार से, राइट। ऐसे में अगर मुझे टोटल वोल्टेज यहाँ पर लेना है अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या करूँगा, EL प्लस EC प्लस ER मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू ऐड करने जाऊँ तो इनके फेजेस डिफरेंट है। डिफरेंट फेज के रहते मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इनके एंगल्स अलग अलग हैं, इसलिए मैं इनका सीधा एडिशन नहीं कर सकता। यही वजह है कि मुझे फेज को स्टडी करना पड़ रहा है, फेजर को कंसिडर करना पड़ रहा है, उसके बाद ही मैं इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका स्टडी हम आगे LCR सर्किट के अंदर में देखने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये विषय समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।